नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पूर्व पश्चिम की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे अपहरण और हत्या की। यूपी में अपहरण और हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखपुर में जिस 14 वर्षीय मासूम बलराम का अपहरण कर लिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम 5 बजे ही आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी थी। अपहरण के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। गौरतलब है कि पिपराइच इलाके के जंगल छात्रधारी के मिश्रौलिया का रहने वाला था बलराम, जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता था। इस अपहरण और हत्या के बाद यूपी की पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में अपहरण और फिर हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ ये सबने देखा। कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई और अब सवाल गोरखपुर पर भी खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर से अपहृत किए गए 14 वर्षीय बलराम की आज लाश मिल गई है। 24 घंटे के ठीक बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस ने लाश बरामद कर ली है और बताया जा रहा है कि बलराम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और 3 आरोपियों को एसटीएफ ने और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन बलराम की हत्या क्यों की गई, अभी फिलहाल इस मामले में हम अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से हत्या की गई है, ये पूरी तरह से पुलिस और प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और ऐसे में जब एक मासूम की हत्या कर दी जाती है तो उनके परिवार पे क्या गुजरती है, ये सभी जान सकते हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने अधिवक्ता के किडनैप की आशंका जताई है। गौरतलब है कि खुर्जा निवासी 37 वर्षीय अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी 2 दिन से लापता है। परिजनों के मुताबिक अधिवक्ता 25 जुलाई को रात करीब 8 बजे निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों का कहना है कि अधिवक्ता की बाइक खबरा गांव के जंगलों में पड़ी मिली। पुलिस को जानकारी देने के बाद अधिवक्ता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि खुर्जा पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूचना के बाद एसएसपी और मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अधिवक्ता के परिजन पीड़ित के अपहरण किए जाने की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारी अभी अपने हाथ कोई सुराग नहीं लगने तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कल से जो है मैनुअली जो है इस जंगल को तलाशा जा रहा था, तो जंगल बबूल का है पूरा का पूरा, जहाँ पर आदमी जा भी नहीं सकता है, कांटे हैं और जो है कीचड़ भी है। तो कल मैनुअली पूरी को तलाश किया गया था और ये गन्ने के खेत भी हैं, इनमें भी पानी है। तो आज ड्रोन से पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है, ताकि कहीं कुछ मिलता है तो उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाए। और अगली खबर कन्नौज से। 1 माह से गांव में बिजली न आने से परेशान महिलाओं ने बिजली सब स्टेशन में जमकर हंगामा किया। महिलाओं के हंगामे से डरकर बिजली विभाग कर्मी सब स्टेशन छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात को देखते हुए वहां पुलिस बल बुलाना पड़ा। मामला कन्नौज के त्रिवा तहसील इलाके का है, जहां के हंसापुर गांव की महिलाओं का कहना है कि उनके गाँव में 1 माह से बिजली नहीं आ रही है। इसके चलते बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली समस्या के बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारियों से शिकायत की था एसडीओ से, एसडीओ ने डाले नहीं। सर ये कारण है कि हमारे यहाँ 1 महीने हो गए सर, बिजली नहीं जाती है। फसल सब सूखी पड़ी हुई है, धान भी नहीं लग पाई है। तो सर हम क्या करेंगे, फसल नहीं होगी हम क्या करें। हम तो भुखमरी साहब कगार पे हैं, हमारे भूखे बच्चे मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, क्या सर करें। इसलिए हमने आपका ग्रहण किया है। इसके आगे कुछ करने का विचार है क्या? जी सर बिल्कुल करेंगे, नई समस्या सुनी जाएगी, आगे भी करेंगे। और कानपुर में व्यापारियों ने आज मौन प्रदर्शन किया और सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि व्यापारियों ने शहर के घंटाघर स्थित भारत माता मूर्ति पर मौन सत्याग्रह रखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, उसी तरीके से व्यापार करने की भी आज़ादी दी जाए। दरअसल कोरोना के चलते कानपुर के कई थाना क्षेत्रों में आपातकालीन सुविधाओं को छोड़कर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते शहर की बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद पड़ी।
राजस्थान में कांग्रेस के अस्थिर होती सरकार को लेकर लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी जब राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने अजय लल्लू और पीएल पुनिया को हिरासत में लिया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और पीएल पुनिया। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान में पैदा हुए सियासी संकट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे और राजभवन घेराव की कोशिश की जा रही थी। यूपी के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर, श्रावस्ती जैसे शहरों में नदियों में आया उफान इन जिलों के गांव में काफी खतरनाक होता जा रहा है। चौंकाने वाले हालात तो ये हैं कि यहां लोगों तक प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में लोग ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं और किसी तरह जिंदगी बचाने में जुटे हैं। तो किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं हम ये जानेंगे। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं, शैलेश अरोड़ा अयोध्या से हमारे साथ हैं। अपने सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले आपको हालातों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरसात का मौसम आते ही बाढ़ से बर्बादी का ये मंजर हर साल की तरह इस बार भी उतना ही खतरनाक है। नदियों में उफान, खतरे की कटान, नदियों के आगोश में समाते मकान। बाढ़ जब आती है तो ऐसी ही बर्बादी हर साल लाती है। सभी गांव के लोग दहशत में हैं। खेती मारी गई, फसलें बर्बाद हो गई, जानवर बह गए। जी हाँ, ये बाढ़ है और ये बाढ़ कितनी विकराल है उसकी कुछ भयावह तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। सरयू नदी की तेज धारा का ये सितम देखकर कोई भी सिहर जाए। नदी की धारा से कटान कितना खतरनाक हो गया है। नदी का किनारा ही नहीं बह रहा है बल्कि किनारे के खड़े पेड़ भी नदी में समाते जा रहे हैं। तस्वीर बाराबंकी जिले के तहसील सिरौली गौसपुर के गोबरहा गांव की है। नदी का पानी पिछले कुछ दिनों से यहां कम तो हुआ है, लेकिन अब कटान ने यहां के लोगों को दहशत में डाल दिया है। तराई के इलाकों में हालात काफी गंभीर हैं। नदी के किनारे बसे लोगों के दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। लोगों का दर्द इस बात का है कि हर साल यहां नदी इसी तरह कह ढाती है और प्रशासन का आश्वासन अगले साल फिर पानी में बह जाता है। समस्या यह है कि नदी जो है 3 दिन से लगभग 20 मीटर की कटान करके हमारे खेतों में आ गई है और हमारे बड़े भाई का घर गिरने वाला है नदी में। 5 मीटर नदी से दूरी बची है और नदी का कटान बहुत तेजी से चल रहा है। प्रशासन से कोई प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। न कोई प्रशासन का आदमी यहाँ देखने आया है, न तहसीलदार, न डीएम, न एसडीएम कोई हमारे यहाँ आया नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। घाघरा नदी की तेज धारा ने बहराइच में कैसा घमासान मचाया है उसे जरा इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल ने डैम से पानी छोड़ा तो यहाँ ये हाल हो गया। पानी ने जिले के मेहसी, जरवल, कैसरगंज, शिवपुर ब्लॉक के सैकड़ों गांवों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। नदी किनारे के लोगों का आशियाना छिन गया और लोग बैलगाड़ी पर बचे हुए सामान को लादकर यहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की तबाही ने जिंदगी में जंग को और बढ़ा दिया है। अरे साहब, कट गया घर द्वार साहब, जमीन जरिया साहब। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब रोड पे जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। ये कब से कटान चल रही है? ये चल रहा है, आज हो गए 3-4 साल। यकीन मानिए, गोरखपुर की ये तस्वीर देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। राप्ती, रोहिन और सरयू के पानी ने यहाँ जिंदगी को बाढ़ के बीच डाल दिया है।
गोरखपुर का खोराबार ब्लॉक का मंझरिया गांव तो जैसे टापू में तब्दील हो गया है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों ने घरों से निकलकर बाहर जाने के लिए किसी तरह जुगाड़ की नाव बनाई और जिंदगी बचाने में जुटे हैं। वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमारे संवाददाता ने यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों का हाल जानने की कोशिश की कि बाढ़ से किस तरह 10 से 12 दिन में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। आसपास के लगभग जो है काफ़ी गांव पानी से घिर गए हैं और ऐसे में आपको एक बार फिर इधर ले चलते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जितना 10 से 12 फीट गहरा ये पानी है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह खतरा उठाकर गांव के लोग आ और जा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये लगा ठीक आपको ये इस मंझरिया गांव में घर दिख रहे हैं। किस तरह से जीवन यापन हो रहा है, किस तरह से खर्च चल पा रहा है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अभी तब जब सरकारी कोई मदद नहीं मिली है और ऐसे में जब लोग थर्माकोल का जुगाड़ वाली नाव लेकर यहाँ से अपने शहर की ओर जाते हैं सामान और राशन से लेके मवेशियों के लिए भूसे का इंतज़ाम करने, तो कितना जान जोखिम में डाल कर जाते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर NDRF तैनात होती तो एक खतरा टला होता। कल ही एक महिला यहाँ पर डूबते डूबते बची है, उनको गांव वालों ने ही बचाया किसी तरह से। जानकारी के मुताबिक राप्ती ने यहाँ 400 से ज्यादा घरों को तहस नहस कर दिया है। जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो खुद ही जद्दोजहद करके किसी तरह हाईवे पर मवेशियों के साथ बसेरा बनाया। उधर श्रावस्ती में राप्ती का रौद्र रूप अब भी कायम है। मधवापुर, अशरफनगर, सर्रा, हसनपुर, मारवाड़ी, पूर्वा जैसे दर्जनों गांवों के राप्ती के आगोश में जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली गई है। सवाल अहम है, बरसात के मौसम में इन जगहों के हालात साल दर साल इसी तरह क्यों बने रहते हैं? बाढ़ के आगे सरकारों के विकास के दावे आखिर इतनी जल्दी क्यों बह जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो आपने रिपोर्ट में देख लिया कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ रहे हैं और लोग कितने परेशान हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ये भी सीधे आपको दिखाते हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं, शैलेश अरोड़ा अयोध्या से हमारे साथ हैं। नीतीश, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। पहले जरा बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों के सामने क्या परेशानी है अभी? प्राची, अगर बात करूं बनारस की, तो बनारस में थोड़ी देर के लिए राहत की खबर है। जल का जो बढ़ाव है वो स्थिर है और सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया, इन तीनों जगहों पे जल का जो बढ़ाव है वो स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन आगे के जो संकेत दे रहे हैं वो ये है कि किसी भी स्तर पे जल का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा और लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न होगी। इस समय हम पहले आपको जो तस्वीर है वो दिखा दें कि 80 घाट के किनारे हम मौजूद हैं और जल किस तरह से बढ़ा हुआ है। आप देखिए, जो घाट कभी नीचे तक आते थे वो सीढ़ियाँ जलमग्न हैं और हर तरफ आपको जल दिखाई देगा और बढ़ता हुआ जल कैसे ऊपर की ओर आ रहा है ये भी दिखाई देगा। जिस तरह के इंतजामों की बात करें तो सरकारी तौर पे इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ बाढ़ राहत चौकियों को एक्टिव होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही NDRF को भी निर्देश दे दिया गया है कि आप कॉम्बिंग करते रहें। NDRF कोरोना से बचाव के यंत्र लेकर गंगा में उतरी हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो बाढ़ राहत कैंप हैं उनमें मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं, वहां पर खाने पीने के इंतजाम हो और साफ तौर पे कोरोना के इंतजाम भी बराबर होने चाहिए, कोरोना से बचाव के इंतजाम, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। समस्याएं किनारे के जो नाविक हैं और जो किनारे के पुरोहित हैं और इसके साथ ही जो किनारे के जो रोजगार करने वाले हैं उनके सामने विकट समस्या है जो कि अभी और भी आने वाली है। पहले लॉकडाउन के दौरान नाविक बेरोजगार हो गए थे, जो घाट किनारे के जो पुरोहित हैं वो बेरोजगार हो गए थे और जो लोग यहाँ पे जो किनारे के व्यवसायी हैं, जैसे कोई फोटो बेचता है और जो कोई अन्य व्यवसाय करता है, वो सभी बेरोजगार हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से जब गंगा का बढ़ाव जारी है, जलस्तर का बढ़ाव जारी है, तो इनके आगे जीविका का संकट आना तय है और इन्हें भी यही चिंता सता रही है कि आखिर इनका खर्च कैसे चलेगा। पानी का प्रशासन के बढ़ेगा तो बड़ा फिर चैलेंज जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ेगी और प्रशासन को एक्टिव होना होगा और जमीनी स्तर पर जो मदद है वो तो पहुंचानी ही होगी। शैलेश का हम रुख करते हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। शैलेश, आपके पास क्या जानकारी है, वहां किस तरीके से जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों को डरा रहा है?
प्राची, देखिए अयोध्या में अगर बात करें तो हम इस समय सरयू किनारे घाट पर मौजूद हैं और सरयू नदी जो है यहाँ पर जो जल स्तर है वो 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो खतरे के निशान से करीब 21 सेंटीमीटर ऊपर था। पहले से बताया जा रहा है ये जल स्तर कुछ कम है, लेकिन अभी भी फिलहाल अगर माने तो खतरे के निशान से ऊपर ही चल रहा है। पानी का जो बहाव है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कितना तेज है इस समय, और बड़ी वजह जो है इसकी वो है पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बरसात जो है वो एक बड़ा कारण है इसके लिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें, देखिए फिलहाल अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं शहरी आसपास, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र ज़रूर हैं जो नीचे के स्तर पर हैं, तो वहाँ पर लोगों को समस्या का कुछ सामना करना पड़ रहा है, जैसे घरों में पानी चला जाना। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर अधिकारियों की माने तो उनका साफ कहना है कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि कहा जाए बाढ़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले हों, लेकिन ये तय है कि जो खतरे के निशान की बात कही जा रही है, अगर उससे जल स्तर और ज़्यादा बढ़ता है तो लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल जो अभी के हालात हैं उनमें अगर कहा जाए तो सिर्फ जो निचले जगह पर कुछ गांव हैं या क्षेत्र हैं वहां के लोगों को दिक्कतों का बिल्कुल शैलेश, हालात जो हैं वो चिंताजनक तो जरूर हैं, प्रशासन को भी तुरंत एक्टिव होकर काम करना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं कोरोना की सुविधाओं का। अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि देश में तेजी के साथ कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज
भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है।